देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जाम के लिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित आपका चैप्टर धातु और धातु का आज एमसीक्यू मॉक टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नंबर को शेयर करेंगे, जरूर से जरूर शेयर करेंगे। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे करके रखेंगे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर पर पहुंच सके। और लाइक जरूर करेंगे, लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि इस तरह का वीडियो उन्हें भी उपलब्ध हो सके जो आपके पसंदीदा हैं, जो आप जिनको चाहते हैं। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें मैट्रिक का एग्जाम देना है। और बता दें कि जब शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो और भी इस तरह के कंटेंट के साथ वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करेंगे तो मोटिवेट रहूँगा और इस तरह का और भी वीडियो कंटेंट के साथ उपलब्ध कराते रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं धातु और धातु से संबंधित एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं ताकि खुले वायु में जब रहता है तो अत्यधिक क्रियाशील होने के वजह से आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जल में यानी पानी में डुबा कर रखा जाता है। खुले वायु में रहने से यह भी आपका क्रियाशील होने की वजह से आग पकड़ लेता है, लहर जाता है, इसीलिए श्वेत फास्फोरस को भी आपका जल में डुबा कर रखा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि माचिस का तिल्ली किस फास्फोरस का बना होता है, श्वेत फास्फोरस का होता है या लाल फास्फोरस का होता है? प्रश्न नंबर 4, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांसा, यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ताम्र यानी तांबा, तांबा इसे कॉपर भी कहेंगे, कॉपर कहें या फिर आपका तांबा कहें, तो कॉपर और टीन ये दोनों का मिश्र धातु कांसा कहलाता है। अगर पीतल होता तो पीतल जो है वो तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, तांबा प्लस जिंक, तांबा और जिंक का मिश्रण जब होता है मिश्र धातु तो आपका पीतल कहलाता। याद करने का तरीका है पीतल का पिताजी, जिसमें पी का मतलब पीतल, ताक से तांबा और जी से आपका जिंक। प्रश्न नंबर 5, आस्कुल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोनोरस है। आस्कुल की घंटी जो है आपका धातु का बना होता है जिसको बोलते हैं घंटा धातु। घंटा धातु का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि यह सोनोरस होता है। घंटा धातु जो है सोनोरस है। सोनोरस का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज से जब इसको ठोकते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो किसी भी चीज से जब ठोकते हैं घंटी को, क्योंकि घंटा धातु का बना होता है, तो आपका ध्वनि उत्पन्न करता है, इसीलिए ये आपका घंटा धातु का बना होता है। और यह सोनोरस है, साउंड उत्पन्न करने वाला है घंटा धातु, इसीलिए आपका बना होता है आस्कुल की घंटी घंटा धातु का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर को आप टाका भी कह सकते हैं, टाका या सोल्डर एक ही चीज है। इसका इस्तेमाल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ज्यादातर किया जाता है। जब किसी भी सर्किट का तार अगर टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करके, सोल्डर का प्रयोग करके, एक लंबा तार के जैसा, चांदी के जैसा चमकता हुआ तार होता है, एक आपका सुहागा पेस्ट होता है, ये दोनों को आपका ले लिया जाता है सोल्डरिंग आयरन में, टाका को यानी सोल्डर को और पेस्ट को लगा करके सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से किसी भी टूटे हुए तार को, सर्किट से अलग टूट गया हुआ तार को जोड़ने का काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि मुलायम धातु है। सोडियम ही नहीं, इसके अलावा आपका पोटेशियम भी है, पोटेशियम और एक आपका लिथियम भी है, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों को आपका चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि मुलायम है। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? निम्नांकित में से कौन उपधातु है? प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन उपधातु है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी एसबी, यानी एसबी जो है उप धातु है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, एफसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एसबी जो है वो किस उप धातु का संकेत है। प्रश्न नंबर 9, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? एनोड बनता है, कैथोड बनता है या अपघट्य बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनोड। विद्युत अपघटनी में परिष्करण में आपका अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत एल होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी एलवाई है। इसी बॉक्साइड से ही आपका एल्युमिनियम धातु का निष्कासन किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। यानी कैल्शियम जो धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक, यहाँ पे यौगिक होगा, मिक्स टाइप हो गया है, यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलय हो जाता है। तो धातु आपका क्या है? कैल्शियम है, धातु तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए धात्विक चमक। कोई भी धातु यदि चमकदार है, धातु तो चमकदार होता ही है, तो ये कौन सा गुण है धातु का चमकदार होना? तो धात्विक चमक, यानी धात्विक गुण है, जो गुण धर्म है धात्विक चमक है। धात्विक गुण के कारण ही सभी धातुएं चमकदार होती है। लेकिन अपवाद में एक आपका अधातु भी है, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन एक आपका अधातु है जो चमकदार है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमलगम। जब किसी मिश्र धातु में एक धातु आपका पारद यानी पारा है, पारद को पारा भी कहते हैं और इसे मरकरी भी कहते हैं। मरकरी, इसका संकेत होता है Hg। तो पारा कहें या मरकरी कहें या Hg कहें या पारद कहें, एक ही चीज है। तो किसी भी मिश्र धातु में आपका एक धातु अगर मरकरी है तो आपका अमलगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? लोहा किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? विस्थापित करना मतलब अलग कर सकता है, हटा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कॉपर। कॉपर यानी तांबा, जिसका संकेत होता है Cu। तो ये आपका जो है कॉपर, लोहा कॉपर को लवणों से विस्थापित कर देता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, सोडियम का एक अयस्क चिल्ली साल्टपीटर कहां पाया जाता है? सोडियम का एक अयस्क है जिसका नाम है चिल्ली साल्टपीटर, ये कहां पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में आपका चिल्ली साल्टपीटर पाया जाता है। सोडियम का आपका अयस्क है, एलवाई है। प्रश्न नंबर 16, शुद्ध सोना, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। प्रश्न नंबर 17, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के, सही जवाब होगा ऑप्शन बी सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर और कॉपर जो है यानी चांदी, सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी तांबा, ये दोनों जो है वो उष्मा के सबसे अच्छा चालक है। उष्मा का भी अच्छा चालक है और आपका विद्युत का भी। पूछेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है या सुचालक कौन है सबसे अच्छा, तो आपका सिल्वर ही होगा यानी चांदी। उसके बाद आपका तांबा का नंबर आता है, तब एल्युमिनियम वगैरह। प्रश्न नंबर 18, लेड उष्मा का, सही जवाब होगा ऑप्शन ए अचालक है। लेड जो है, लेड जिसका संकेत होता है Pb, इसे सीसा भी कहते हैं। सीसा, सीसा या लेड कहें तो आपका उष्मा का क्या होता है? अचालक होता है। उष्मा का अचालक यानी कुचालक कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सांद्र आपका नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का आपका मिश्रण है जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। इसी एक्वारेजिया में सोना जो है ना घुल जाता है, सोना घुल जाता है। सोना यानी गोल्ड, गोल्ड जो है एक्वारेजिया में आपका घुल जाता है और आपका एक्वारेजिया को आम्लराज भी कहते हैं, आम्लराज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा धातु है
जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। कमरे के ताप कहने वाला जिस तापमान में हम लोग रहते हैं, जिस टेम्परेचर को हम लोग चाहते हैं, उस टेम्परेचर पे आपका ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। धातुएं जो है उष्मा और विद्युत के चालक और अचालक दोनों होती है। प्रश्न नंबर 22, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाईं ओर केंद्र में, यानी बाएं तरफ आपका केंद्र में धातुएं स्थित होती है। प्रश्न नंबर 23, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाईं ओर। दाईं ओर आपका अधातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती है और बायां ओर आपका धातुएं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयोजकता। संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता कहें या वैलेंसी कहें, तो धातु के द्वारा त्यागा गया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका धातु तत्व का वैलेंसी या संयोजकता कहलाता है। प्रश्न नंबर 25, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आघात वर्ध्यता। प्रश्न नंबर 26, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु को क्या बनाता है। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग करके धातु को क्या बनाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइड्राइड। प्रश्न नंबर 27, धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनाती है। प्रश्न नंबर 28, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयनिक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब होता है, ट्रांसफर होता है, तो इससे जो तैयार यौगिक होता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। और आयनिक यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक एक ही चीज है, वैद्युत संयोजक यौगिक कहें या आयनिक यौगिक कहें। तो धातु और धातु के बीच जब क्रिया होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उससे आपका निर्मित यौगिक ही आपका आयनिक यौगिक कहलाता है, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में कौन अधातुएं हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, H, यानी H जो है वो अधातु है, यानी हाइड्रोजन। H का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु संख्या 1। तो ये आपका क्या है, अधातु है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, मिश्र धातु कासा होते हैं। मिश्र धातु कासा होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत के कुचालक। मिश्र धातु कासा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कासा में करंट आपका प्रवाहित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 31, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षार। धातु के ऑक्साइड जल में जब घुलाया जाता है तो क्षार बना देता है। प्रश्न नंबर 32, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भस्म। धातुओं के ऑक्साइड को भस्म कहा जाता है। और अगर अधातु का पूछता तो धातु के ऑक्साइड आपका अम्ल होता है। आ से अधातु, अधातु के ऑक्साइड आ से, और आ से अम्ल। अधातु के ऑक्साइड अगर पूछेगा तो अम्ल बताइएगा, और धातु का है तो आपका भस्म है, यानी क्षार। प्रश्न नंबर 33, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। प्रश्न आ ही गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्ल। अधातु के ऑक्साइड जल में जब घुलता है तो अम्ल बनाता है। अम्ल को एसिड भी कहते हैं, एसिड। एसिड कहें या अम्ल कहें, ये स्वाद में आपका खट्टा होता है, अम्ल। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Na। Na यानी सोडियम। सोडियम जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। प्रश्न नंबर 35, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कौन सा धातु जो है वो तार के रूप में उपलब्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉपर यानी तांबा। तांबा जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आपका तार के रूप में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 36, कौन धातु है जिनका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। कौन सा धातु जिसका दहन जो है वो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, यानी जलने पे श्वेत आपका प्रकाश देता है।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 37, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करने वाला धातु कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोना। सोना जिसका संकेत होता है Au। प्रश्न नंबर 38, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठंडे जल के साथ। सोडियम और पोटेशियम जो है यानी Na सोडियम का संकेत है, पोटेशियम का संकेत आपका K है। ये दोनों जो आपका है Na और K ये आपका ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। प्रश्न नंबर 39, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? जल में डालने पर कौन सा धातु तैरने लगता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम यानी Ca ये आपका जल में डालने से तैरने लगता है। प्रश्न नंबर 40, धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए धातु के क्लोराइड प्लस जल। धातु के ऑक्साइड जो आपका है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो धातु के क्लोराइड बनाता है और साथ में जल। जल का सूत्र होता है H2O। और भारी जल का सूत्र पूछेगा तो D2O बताइएगा। भारी जल D2O, साधारण जल H2O। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? पीछे हम बता के गए थे, ध्यान से अगर देख रहे होंगे सुन रहे होंगे तब जवाब दे पाएंगे, नहीं तो पहले से याद होगा तो भी जवाब दे पाएंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन जो है ये आपका चमकीला धातु है जिसका संकेत होता है आई। प्रश्न नंबर 42, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुचालक है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि धातु जो है वो उष्मा के सुचालक होते हैं। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन सी हो सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 44, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पोटेशियम। ये जल के साथ अभिक्रिया करती है। प्रश्न नंबर 45, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसके पहले धातु आया था कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मरकरी। मरकरी को पारा भी कहते हैं। पारा जिसका संकेत आपका Hg है, इसे पारद भी कहते हैं। पारद पीछे हम बता गए थे, तो जो आपका ऐसा धातु है, एकमात्र ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सिंगल आपका ये मेटल है मरकरी, द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला। प्रश्न नंबर 46, सिल्वर और गोल्ड धातु पर परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन विधि से सिल्वर का यानी चांदी का, गोल्ड यानी सोना का परिष्करण किया जाता है। प्रश्न नंबर 47, सक्रियता श्रेणी के नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली जो धातुएं हैं उनको निष्कर्षण करने के लिए धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करेंगे तो निष्कर्षण हो जाएगा, मतलब वो आपका प्राप्त हो जाएगा धातु। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा आप चयन करने पर। धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा जब आप चयन करेंगे, कार्बन द्वारा आप चयन करेंगे तो आपका सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित जो धातु होंगे उसका निष्कर्षण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, लंबे समय तक लोहे की काठी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूरे रंग का। अगर लंबे समय तक लोहे का काठी या लोहे का कोई भी आपका सामान है तो उसको आर्द्र वायु में, मतलब नमी युक्त वायु में छोड़ देते हैं तो उसके सतह पर भूरे रंग का आपका परत जम जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, यानी संक्षारण हो जाता है। जंग लगना की घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण। जंग लगने की क्रिया ही आपका संक्षारण कहलाता है। प्रश्न नंबर 50, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रबल तथा कठोर हो जाता है। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह लोहा जो है वो प्रबल यानी मजबूत हो जाएगा और कठोर हो जाएगा यानी हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। प्रश्न नंबर 51, पीतल है। अभी बता गए थे, पिछले प्रश्नों से आप लोग सीखे होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु है तो बताए थे अभी हम, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से आपका जिंक। यानी पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है।
प्रश्न नंबर 52, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है सल्फर का अयस्क का नाम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सल्फाइड। प्रश्न नंबर 53, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात यानी स्टील। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2%। स्टील में यानी इस्पात में 2% कार्बन का मात्रा होता है, कार्बन का संकेत सी। प्रश्न नंबर 54, निम्नांकित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकता है? कॉपर यानी तांबा का अयस्क बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्यूपराइट। क्यूपराइट जो है वो आपका कॉपर का अयस्क है, और कॉपर को तांबा तो कहते ही है, और तांबा के अलावा इसको क्यूपर, क्यूपरस, क्यूपरस, तांबा के अलावा इसे क्यूपरस भी कहते हैं। तांबा कह सकते हैं, कॉपर भी कह सकते हैं, क्यूपरस भी कह सकते हैं। क्यूपरस का आपका अयस्क जो है क्यूपराइट है। प्रश्न नंबर 55, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं? विद्युत संयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों आपका उच्च होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपका हाई होता है, और साथ में आपका गलनांक भी आपका हाई होता है। प्रश्न नंबर 56, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुलायम। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है लेकिन मुलायम है। बता दें ग्रेफाइट के अलावा कार्बन के अन्य भी अपरूप हैं, यानी कार्बन के 3 अपरूप हैं। कार्बन के टोटल 3 अपरूप है, जिसमें आपका ग्रेफाइट एक आपका अपरूप है। इसके अलावा आपका हीरा भी आपका कार्बन का अपरूप है, और एक फ्लोरीन, फ्लोरीन ये भी आपका कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, अपरूप। प्रश्न नंबर 57, आभूषण बनने वाला सोना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 कैरेट का, यानी 22 कैरेट का सोना जो होता है जिससे आभूषण बनाया जाता है। बाकी 2 कैरेट जो आपका बचा हुआ है, 2 कैरेट आपको चाहे तो चांदी मिला दिया जाएगा या आपका तांबा मिला दिया जाएगा। ज़्यादातर आपका तांबा मिला जाता है, तांबा 2 कैरेट मिला दिया जाता है। टोटल 24 कैरेट मिला करके आपका हॉल मार्क का सोना, हॉल मार्क लगा हुआ आभूषण बना दिया जाता है 24 कैरेट का, 2 कैरेट आपका तांबा मिला करके। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? पीछे हम बता गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 59, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचता है वो किन चीजों की परत चढ़ी होती है? जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचता है उस तार पे किस चीजों का परत चढ़ा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में पीवीसी। यानी तार के ऊपर जो आपका प्लास्टिक का जो आपका कवर लगा होता है वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60, सिलिका क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपधातु है। सिलिका आपका उपधातु है। प्रश्न नंबर 61, सीनेबार किसका अयस्क है? सीनेबार किसका अयस्क है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पारद, यानी पारा का अयस्क है सीनेबार। प्रश्न नंबर 62, आयनिक यौगिक है? पहचाना है ऑप्शन से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी CaCl2 ये आपका आयनिक यौगिक है, क्योंकि आयनिक यौगिक जो बनता है धातु और अधातु के मिलने से होता है। धातु और अधातु, अधातु प्लस धातु ये दोनों आपका होगा, तभी आपका आयनिक यौगिक यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होगा। तो इसमें आपका धातु कौन है? Ca है, और Cl2 आपका क्या है? अधातु है। यानी Cl जो आपका धातु है, यहाँ पे तो Cl2 है तो अणु हो जाएगा, लेकिन Cl क्या है? धातु है, और Ca आपका धातु है। तो दोनों आपका मिला हुआ इसलिए आयनिक यौगिक है। पहचानने का आसान तरीका है कि धातु और धातु से मिलता है तो आयनिक यौगिक बनता है, वैद्युत संयोजक यौगिक बनता है। बाकी यहाँ पे देख लें है ना, CH, CO, NH ये सारे आपके क्या है? अधातु सिर्फ है, धातु इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी Na, यानी सोडियम का गलनांक सबसे कम है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, अमलगम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पारे में घुली धातु, यानी पारा में जिस धातु के साथ में आपका पारा भी होता है तो अमलगम कहलाता है, तो पारा में घुला हुआ धातु अमलगम होगा। प्रश्न नंबर 65, जस्ता का अयस्क है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिंक ब्लेंड, ये जस्ता का यानी जिंक का अयस्क है। जिंक यानी जस्ता, संकेत इसका Zn होता है। जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क है। प्रश्न नंबर 66, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? ग्रेफाइट का उत्पादन करना है
तो एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो आपको ग्रेफाइट प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बालू के साथ। बालू के साथ अगर एंथ्रासाइट कोयला को मिलाकर गर्म करते हैं तो ग्रेफाइट आपका प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 67, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गन पाउडर के रूप में। सल्फर का उपयोग गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। सल्फर जिसको बोलते हैं गंधक भी, गंधक, गंधक या सल्फर। प्रश्न नंबर 62, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 69, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सी यौगिक बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को वायु में जलाएंगे तो आपका कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 70, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह, सल्फर के दहन से बने उत्पाद को विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अम्लीय है। जब सल्फर यानी गंधक का दहन करने के बाद जो उत्पाद का जो विलयन की जांच होगा वो लिटमस पेपर से करेंगे तो आपका अम्लीय पता चलेगा कि अम्लीय है, क्योंकि सल्फर का दहन हो गया है। प्रश्न नंबर 71, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एल यानी एल्युमिनियम जो है इसमें अपचायक है। प्रश्न नंबर 72, ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? ब्रोमीन को नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है ब्रोमीन को, किसी धातु के द्वारा दे दिया जाता है, त्याग दिया जाता है और ब्रोमीन को दे दिया जाता है तो आपका नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ब्रोमीन आपका धातु है। प्रश्न नंबर 73, निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को खो करके अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। बता दें कि कैसे प्राप्त करेगा मैग्नीशियम। इसका संकेत आपका Mg होता है और परमाणु संख्या 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी प्राप्त करना है तो देखेंगे सेल बना करके मैग्नीशियम का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। इसी पे आपका बनाएंगे। पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 होगा, फिर 18 होगा। इस प्रकार से 18, 18, 32 इस तरह से होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, दूसरा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन को देंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 18। उसके बाद बचा हुआ कितना है अंतिम कक्षा में 2, तो ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा 2, 8 का। प्रश्न नंबर 74, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निष्पातन। निष्पातन कहा जाता है जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, ऑक्साइड में बदल जाता है तो आपका निस्तापन कहलाता है, निस्तापन। प्रश्न नंबर 75, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भर्जन। भर्जन यहाँ पे होगा, भर्जन। सल्फाइड गैस को जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं और ऑक्साइड में जब बदल जाता है तो प्रक्रिया आपका भर्जन कहलाता है। प्रश्न नंबर 76, सोडियम क्लोराइड है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह विपरीत आयनों का समुच्चय। सोडियम क्लोराइड जो है वो विपरीत आयनों का समुच्चय, NaCl विपरीत आयनों का है। एक आपका धातु आयन है, एक आपका धातु आयन है, 2 विपरीत आयनों का समुच्चय है NaCl, जिसको साधारण नमक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, निम्न में से कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम। यह उपधातु है। टोटल आपका 7 आपका उपधातु हैं आवर्त सारणी में, जिसका आपका सेटिंग है शिव जीते सब एस पाओ। प्रश्न नंबर 78, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। प्रश्न नंबर 79, MgCl2 यौगिक का गलनांक कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 981 केल्विन। प्रश्न नंबर 80, विद्युत
संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्योंकि विद्युत संयोजक यौगिक यानी कि आयनिक यौगिक जो है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। क्यों ऐसा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। यानी वैद्युत संयोजक यौगिक के जो आयन होते हैं उनके बीच टेम्परेचर के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होता है अणुओं के बीच में वो कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए आपका गलित अवस्था में आपका विद्युत का चालन होता है आयनिक यौगिक में। प्रश्न नंबर 81, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यशत लेपन यानी जस्ता या जिंक का परत चढ़ाते हैं लोहे के सतह के ऊपर, तो लोहा में जंग लगने से बच जाता है, यानी लोहा संक्षारित होने से बच जाता है। संक्षारित होना ही जंग लगना कहलाता है। तो जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाते हैं तो इस जिंक को जस्ता का लेप चढ़ाने की क्रिया को यशत लेपन कहा जाता है, या जस्तीकरण भी कहते हैं, या यशत लेपन कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहें या जस्तीकरण कहें या यशत लेपन कहें, तो आपका लोहा के सतह पर जस्ता का परत चढ़ाना ही कहलाता है, यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लग सकता है? ऑप्शन से बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वायु और जल की उपस्थिति में। वायु और जल की उपस्थिति जब रहेगा तो लोहा में जंग लग जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, मैं मोटिवेट रहूँगा और इस तरह के अच्छे कंटेंट के साथ और भी वीडियो उपलब्ध कराते रहूँगा। प्रश्न नंबर 83, लोहे पर भाप की विक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की विक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। लोहे पर भाप की विक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 83 के बाद देखेंगे 84। प्रश्न नंबर 84, लोहा विक्रिया करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाप के साथ में। प्रश्न नंबर 85, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया, युगल का मतलब होता है जोड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, AgNO3 विलयन एवं धातु कॉपर, यानी कि कॉपर यानी तांबा धातु और AgNO3 विलयन जो है वो युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है। प्रश्न नंबर 86, NaCl का क्वथनांक है? NaCl का क्वथनांक, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1686 केल्विन। प्रश्न नंबर 87, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन होता है वो क्या है? मैग्नीशियम के दहन से जो आपका उत्पादन होता है, उत्पाद जो तैयार होता है, बनता है, वो क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षारीय। मैग्नीशियम के दहन करने से, जलाने से जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, प्रतिफल तैयार होता है, वो आपका क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 88, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बन जाता है खुली वायु में रखने से एल्युमिनियम को, तो आपका एनोडीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 89, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट, ये आपका विद्युत का सुचालक है। प्रश्न नंबर 90, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक जो है, यानी कि आयनिक यौगिक जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। द्रवित अवस्था जो होता है उस अवस्था में आपका विद्युत का चालन होता है आयनिक यौगिक में, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक में। वैद्युत संयोजक यौगिक को ही आपका आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो जब द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में जब होगा आयनिक यौगिक, तभी उसमें आपका विद्युत का चालन होगा, यानी करंट प्रवाहित होगा। प्रश्न नंबर 91, विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में, विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घुलनशील नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 92, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन के द्वारा सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयरन। निम्नलिखित में से आपका पूछ रहा है, तो सबसे आपका भारी धातु यहाँ पे आयरन है। ना यूरेनियम है, ना लिथियम है, ना सीजियम है। आयरन आपका, यानी लोहा जो है, लोहा यानी आयरन जिसका संकेत होता है Fe, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सबसे भारी धातु है। अगर पूछता कि सबसे भारी धातु कौन है, तब आपका जवाब चेंज हो जाता। तो सबसे भारी धातु कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में।
प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एफी। एफी जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मतलब दूध के जैसा बना देता है। प्रश्न नंबर 96, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे पे जिंक के बजाय जिंक का परत न चढ़ा करके, लेप न चढ़ा कर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 97, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। बॉक्साइट भी आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 98, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? हम बता गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2n²। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। प्रश्न नंबर 99, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूरा। प्रश्न नंबर 100, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, P3। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु P3 है अणु। प्रश्न नंबर 101, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना % है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.03%। प्रश्न नंबर 102, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहसंयोजी यौगिक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 102 के बाद 3 देखेंगे। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, Fe3O4। लाल तप्त आयरन यानी लोहा पे जल वाष्प जब प्रवाहित करते हैं तो आपका Fe3O4 यौगिक बनता है। 104, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O फॉर्मूला होता है, जल का सूत्र होता है। तो जल में आपका हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना? 1 छिपा हुआ है, तो 2:1 होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NaCl। ये समुद्री जल में पाया जाता है, साधारण नमक। 106, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निस्तापन। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CCl4। ये सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक वैसा यौगिक होता है जो धातु और अधातु के मिश्रण के, धातु और धातु के मिलने से ना होकर के, बल्कि अधातु अधातु, अधातु प्लस अधातु, धातु और अधातु नहीं, अधातु और अधातु यानी दोनों अधातुओं के संयोग से जो बना आपका यौगिक होता है वो सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। तो C यानी कार्बन और Cl क्लोरीन, दोनों आपका धातु है, तो इस प्रकार से CCl4 जो है सहसंयोजक यौगिक है। 108, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 285। ये आपका अधातु है, 285। 285 का मतलब क्या था? 8 और 2 10 और 5 15, यानी 15 जो है वो 15 परमाणु संख्या वाला जो आपका तत्व है वो अधातु है। बताइए किस तत्व का परमाणु संख्या 15 है? कमेंट करके बताना आप लोग को। 15 परमाणु संख्या वाले तत्व कौन है? प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में विलय यौगिक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोस। ये आपका जल में विलय है, जल में घुल जाता है। 110, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेन उत्प्लवन के द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। 111, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धनाविष्ट आयन। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से धनाविष्ट आयन बना सकते हैं, यानी धन आयन बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो बताना है ए और बी के संयोग से बना हुआ यौगिक की प्रवृत्ति कैसा होगा, कौन सा यौगिक होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
आयनिक यौगिक 2 8 6, 8 2 10 अच्छा 16 परमाणु संख्या वाला तत्व, और 8 8 16 2 18 19 परमाणु संख्या वाला तत्व, ये दोनों तत्व के संयोग से बना हुआ यौगिक जो होगा आयनिक यौगिक होगा। आयनिक यौगिक होगा क्योंकि आपका एक धातु है, क्या है आपका अधातु है। प्रश्न नंबर 113, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा शांतित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण विधि से आपका शांतित किया जाता है जिस अयस्क में उसके कण में उपस्थित अपद्रव्यों। प्रश्न नंबर 114, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए धातु और बी अधातु हो तो ऐसी स्थिति में आयनिक बंधन बनता है। आयनिक बंधन बनता है, उससे तैयार यौगिक आपका आयनिक यौगिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 115, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। जब आपका सोडियम क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होगा तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा और धनायन बन जाएगा, क्योंकि धातु आपका इलेक्ट्रॉन खो करके धनायन बनाते हैं और धातु आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 116, प्रश्न नंबर 116, आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपका गलत है क्योंकि कुचालक नहीं सुचालक होता है। और बाकी आपका सही है, आयनिक यौगिक धन एवं आयनों के बने होते हैं। आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान कुछ होते हैं। आयनिक यौगिक जल में प्रायः आपका विलय होते हैं। ये सभी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे कुचालक लिख दिया, सुचालक नहीं लिखा है, सुचालक होता है।